महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं विकास बढ़िया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। विद्यार्थियों, पिछले जो हमारे 2 वीडियो थे उसमें हमने उदारवादी राष्ट्रवाद और उग्रवादी राष्ट्रवाद के बारे में डिस्कस किया था। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गांधी युग के बारे में। पिछले जो 2 वीडियो थे उसमें मैंने आपको बताया था कि 1885 से लेकर और 1947 तक का जो समय है उसको हम 3 युगों में बांटते हैं। 1885 से लेकर 1905 तक का जो समय है उसको हम उदारवादी राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। 1906 से लेकर 1919 तक का जो समय है उसको हम उग्रवादी राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। और 1920 से लेकर 1947 तक का जो समय है उसको हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। और इसी गांधी युग के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और गांधी युग में जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी ने इस युग में 3 महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व किया था। 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो आज हम असहयोग आंदोलन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने अपना जो सत्याग्रह है उसका सबसे पहली बार जो सफल प्रयोग किया था वो दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद की नीति का विरोध करते हुए किया था। उसके बाद में जनवरी 1915 में महात्मा गांधी हैं वो भारत लौटे और भारतीय जनता जो है वो महात्मा गांधी से खूब प्रभावित थी। ऐसे समय में जब गोखले की मृत्यु हो गई, तिलक जो हैं वो बीमार पड़ गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और विपिन चंद्र पाल आदि जो नेता थे उनके उत्साह में जब कमी आ गई तो स्वतः ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो नेतृत्व है या कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो महात्मा गांधी के हाथों में आ गया। और इससे पहले भी महात्मा गांधी ने 3 जो महत्वपूर्ण आंदोलन थे, जो पहला आंदोलन चंपारण बिहार में सत्याग्रह के रूप में था, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह, तीसरा अहमदाबाद सत्याग्रह, इनका गांधी ने सफलतम तरीके से प्रयोग किया था। देखिए, गांधी जी जो हैं वो शुरुआती जो दौर था उसमें ब्रिटिश सरकार के सहयोगी थे, असहयोगी नहीं थे। प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का खूब सहयोग किया, भारतीय जनता से भी खूब सहयोग करने की अपील की, लेकिन और इसी के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने भी गांधी को केसर हिंद की उपाधि से नवाजा। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती चली गई जिन्होंने महात्मा गांधी को सहयोगी से असहयोगी बनाया और इन्हीं के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन है वो प्रारंभ किया। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो ऐसे समय में भारतीय जो जनता थी और महात्मा गांधी जो थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार का भरपूर सहयोग किया था। और उनको ये भी आशा थी कि जब ब्रिटिश सरकार या जो ब्रिटेन है वो युद्ध में विजयी हो जाएगा, युद्ध जीत लेगा, तो उनको स्वतंत्रता भी प्राप्त हो जाएगी और उनके लिए लोकतंत्र की स्थापना वो भी हो जाएगी। लेकिन जब उनको आशानुकूल सफलता नहीं मिली भारतीय जनता को और जवाब में उन्होंने देखा कि जो ब्रिटिश सरकार है वो उनके प्रति उत्तरदायी नहीं है, और इसी समय ब्रिटिश सरकार ने जैसे जो ज़रूरी वस्तुएं थी उनके जो मूल्य हैं उनमें बढ़ोतरी कर दी। और दूसरी तरफ जब युद्ध प्रारंभ हुआ उस समय बड़ी मात्रा में भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सेना में भर्ती किया था। उससे तीव्र रफ्तार से जब युद्ध समाप्त हो गया
तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सैनिकों को सेना से निकालना प्रारंभ किया, जिससे भारत में बेरोजगारी की जो स्थिति है वो पैदा हो गई और भारतीय जनता ने और भारतीय नागरिकों ने और महात्मा गांधी को अनुभव किया कि अब ये जो सरकार है ये घोर स्वार्थी है, ये जनता के प्रति किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। इसी समय कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं ने महात्मा गांधी को सहयोगी से असहयोगी बनाया। पहली घटना को हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज़ों ने एक ऐसा कानून पारित किया जिसमें किसी भी भारतीय को बिना कारण बताए अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार करके नज़रअंदाज किया जा सकता था, नज़रबंद करके रखा जा सकता था। न अपील, न वकील, न दलील, किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं। तो ये जो कानून था इसको हम भारतीय इतिहास में रॉलेट एक्ट कानून के नाम से जानते हैं। तो पहली घटना तो रॉलेट एक्ट था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा 18 मार्च 1919 को पारित किया गया, जिसका महात्मा गांधी और भारतीय जनता ने तीव्र विरोध किया। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो घटना थी, जिसको हम भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, जब महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ किया, उसी समय सार्वजनिक हड़ताल के माध्यम से संपूर्ण देश में 30 मार्च 1919 को हड़ताल करने का निश्चय किया गया, लेकिन बाद में स्थिति में बदलाव कर दिया गया। 6 अप्रैल को सारे देश के जितने भी शहर और गांव थे उनमें शांतिपूर्ण हड़ताल की गई। सरकार ने इन घटनाओं को दबाने का प्रयास किया। महात्मा गांधी को 7 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब में भी ब्रिटिश सरकार ने जो 2 प्रसिद्ध जो नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको नज़रबंद करके अमृतसर की एक धर्मशाला में रखा गया। इस बात का वहाँ की जनता ने विरोध किया, रॉलेट एक्ट का वहाँ की जनता ने विरोध किया और 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया। इस सभा या इस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने इस सभा के ऊपर नागरिकों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे लगभग 800 व्यक्ति मारे गए और 2000 व्यक्ति घायल हुए। इस घटना को भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अगली जो घटना है वो देखिए, ये जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, इसकी जब भारतीय जनता द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग की तो अंग्रेज़ों ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की और इस जांच में जनरल डायर को दोषी करार देने की बजाय उसको निर्दोष घोषित कर दिया। तो इस घटना का जो प्रभाव है वो भी भारतीय जनमानस और महात्मा गांधी के ऊपर पड़ा। इस घटना से नाराज होकर हमारे जो प्रसिद्ध कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपना सर का खिताब लौटा दिया। सर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र देकर विरोध प्रकट किया। इसी समय एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, वो ये थी कि अंग्रेज़ों ने जो टर्की के जो धार्मिक गुरु थे, जो खलीफा थे, उनको अपदस्थ कर दिया। और जब उनको अपदस्थ कर दिया तो इसका भारतीय मुसलमानों के ऊपर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारतीय जो मुसलमान हैं वो टर्की के खलीफा या सुल्तान को अपना धार्मिक गुरु मानते थे। तो जब अंग्रेज़ों ने उसको खलीफा को की सत्ता को
अपदस्थ किया तो भारतीय मुसलमानों ने इसकी सत्ता को पुनर्स्थापित करने हेतु आंदोलन चलाया, जिसको खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और ये महात्मा गांधी के लिए बड़ा अच्छा अवसर था कि भारतीय मुसलमानों को भी इस असहयोग आंदोलन में कैसे शामिल किया जाए। तो इस समय ये जो खिलाफत का जो प्रश्न था, इसको भी असहयोग आंदोलन में सम्मिलित किया गया। तो ये जो खिलाफत आंदोलन है, ये भी असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख कारण बना। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस आंदोलन के संबंध में है, वो है इस आंदोलन के कार्यक्रम और प्रगति। देखिए, असहयोग आंदोलन के महात्मा गांधी द्वारा कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए गए, जिनमें ये था कि किस प्रकार से इस ब्रिटिश जो सरकार की जो मशीनरी है उसको ठप किया जाए। तो इस आंदोलन में कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए गए, जैसे सरकारी वेतनिक और अवैतनिक पदों और उपाधियों का त्याग किया गया, सरकारी अर्ध सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया गया, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत जो चुनाव होने वाले थे उनका बहिष्कार किया गया, सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया गया, विदेशी माल का बहिष्कार किया गया, सरकारी और अर्ध सरकारी जितने भी उत्सव और जो समारोह थे उनमें किसी प्रकार को उपस्थित न होने हेतु बाध्य किया गया। तो इस प्रकार के कुछ जो कार्यक्रम थे वो निर्धारित किए गए। इसके अलावा कुछ जो सकारात्मक जो पक्ष थे उनको भी इस आंदोलन में रखा गया, जैसे राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना करना, पारस्परिक विवादों को हल करने के लिए निजी पंचायतों का उपयोग करना, बड़े पैमाने पर स्वदेशी का प्रचार करना, हथकरघा और बुनाई उद्योग है उनका जीर्णोद्धार करना, समाज में जो ऊंच नीच की जो भावना है उसको ख़त्म करने के लिए अस्पृश्यता का अंत करना। इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो, या जो रचनात्मक कार्यक्रम हैं वो इस आंदोलन में निर्धारित किए गए। और आंदोलन की जो शुरुआत है वो स्वयं महात्मा गांधी ने की। ब्रिटिश सरकार ने उनको जो केसरे हिंद की जो उपाधि या जो पदक प्रदान किया था वो उन्होंने विरोध स्वरूप वापस जो है वो अंग्रेज़ों को लौटा दिया। और सेठ जमनालाल बजाज जो थे उन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि है वो छोड़ दी। स्थान स्थान पर अनेक जगह विद्यार्थियों ने धरने प्रदर्शन किए। राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई, जिनमें बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पूना, मुस्लिम विद्यापीठ अलीगढ़, काशी विद्यापीठ काशी, इस प्रकार की अनेक विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की स्थापना भारतीयों द्वारा की गई। जो स्नातक स्तर के जो विद्यार्थी थे उन्होंने देश सेवा में प्रशंसनीय योगदान दिया। अदालतों का बहिष्कार संबंधी कार्यक्रम किया गया। देश के प्रमुख जो वकील थे उन्होंने वकालत करनी छोड़ दी। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में लोगों ने अपूर्व उत्साह दिखाया। विदेशी वस्तुओं की स्थान स्थान पर होलियां जलाई गई। शराब और विदेशी वस्तुओं पर महिलाओं ने प्रदर्शन किए। विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर पिकेटिंग की गई। स्वदेशी को अपनाया गया। हाथकरघा बुनाई उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। और इसी रूप में आंदोलन की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि इसमें हिंदू और मुस्लिम एकता है उसका समन्वय देखने को मिला। अब देखिए, सरकार और शासन ने इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया और भारतीय जनता ने प्रिंस ऑफ वेल्स जो भारत आने वाले थे उनके बहिष्कार का प्लान बनाया। प्रारंभ में आंदोलन के प्रभाव को दूर करने के लिए सरकार ने अमन सभाएं स्थापित करने की चेष्टा की, लेकिन जब सरकार को, शासन को ये स्पष्ट हो गया कि इससे सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है, तो इस स्थिति से निपटारा करने के लिए उन्होंने क्रूर दमन का आश्रय लेना प्रारंभ कर दिया और अनेक नेताओं कर दिया। क्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरुल हक, याकूब हुसैन, लाला लाजपत राय आदि को विभिन्न जगहों पर जाने से रोक दिया गया। इस प्रकार की घटनाओं में एक सबसे चर्चित जो घटना घटित हुई वो ननकाना कांड था, जिसमें 4 मार्च 1921 को गुरुद्वारे में कुछ सिख एकत्रित हुए थे। उनका शांतिपूर्ण समुदाय था,
लेकिन उनके ऊपर एकाएक धावा बोला गया, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, जिनमें 70 जो सिख है वो मारे गए। इस घटना को भारतीय इतिहास में ननकाना कांड के नाम से जाना गया है। देखिए, इस समय जनता का उत्साह वो चरम सीमा पर था। 1921 में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार आंदोलन में भी तीव्रता आ गई थी। शासन ने भी अपने वचनों को भुलाकर 1921 में जो 2 अली बंधु थे उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय जनता ने ये मानस बनाया कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स जो भारत आने वाले थे उस दिन वो संपूर्ण देश में हड़ताल करेंगे, और सरकार द्वारा भी पूरी शक्ति के साथ जो अपना दमन चक्र है वो जारी रखा गया। अब और गोली रोजमर्रा की घटनाएं हो रही थी। इसी समय कुछ गिरफ्तार व्यक्तियों की जो संख्या थी वो लगभग 60,000 थी, लेकिन जनता का उत्साह है वो अब भी कम नहीं हुआ। 17 नवंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई पहुंचे तो भारतीय जनता ने हड़ताल के साथ जोरदार उनका स्वागत किया। कलकत्ता और जो अन्य जो दूसरी जगह थी वहाँ भी उनका हड़ताल के साथ स्वागत किया गया। अनेक जगह पर विरोध प्रदर्शन किए गए। 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने वायसराय को पत्र लिखा कि यदि 7 दिन के अंदर अंदर किसी भी प्रकार की दमन नीति को यदि वापस नहीं लिया गया या उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया तो बारडोली और गुंटूर में सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो प्रारंभ कर दिए जाएंगे, जिसमें कर नहीं देने का कार्यक्रम भी शामिल किया जाएगा। इसी समय देखिए एक घटना घटित होती है जिसको भारतीय इतिहास में चोरी चोरा कांड के नाम से जानते हैं, और इस घटना से नाराज होकर महात्मा गांधी ने जब ये आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था उस समय इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। देखिए 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के चोरी चोरा गांव में जो उपद्रवी जो भीड़ थी उसने एक थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार सहित 22 जो सिपाही हैं वो जिंदा जल गए। और इस घटना को भारतीय इतिहास में चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है। जब ये आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था इस समय महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। वापस लेने का जो मुख्य कारण था वो ये था कि गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि असहयोग आंदोलन है वो पूर्णतया अहिंसक होगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होगी। लेकिन जब इसमें हिंसक घटनाएं हुई तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। इस आंदोलन को स्थगित न करने के लिए सुभाष चंद्र बोस और अनेक जो नेता थे उन्होंने गांधी से ये आंदोलन स्थगित न करने के संबंध में आग्रह किया, लेकिन महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन है, इसका अपना महत्व है। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप प्रदान किया, साहस की भावना का नागरिकों में संचार किया। देशभक्ति और राष्ट्रीयता जो है वो इस प्रकार की भावना भारतीय नागरिकों में फैली। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस आंदोलन के द्वारा साधारण जनता को निर्भीकता प्रदान की गई। पहले जनता सरकार का विरोध करने में बहुत घबराती थी, जेलों में जाने से डरती थी, लेकिन इस आंदोलन का परिणाम यह निकला कि अब जनता निर्भीक हो गई, सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने में तनिक भी नहीं घबराती थी। अब सार्वजनिक सभाओं में सरकार की आलोचना करना एक साधारण सी बात हो गई थी। बच्चे बच्चे के मुंह में स्वराज जो शब्द है वो सुनाई पड़ने लग गया था। अगले जो सबसे महत्वपूर्ण जो महत्व का बिंदु है वो ये है कि ब्रिटिश सरकार ने अब जनता का पूर्ण सहयोग करने का मानस बना लिया और 1919 का जो सुधार अधिनियम था उनको उदारतापूर्वक कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया। इसी आंदोलन में रचनात्मक कार्यक्रमों को अपनाया गया, जैसे खादी है, चरखा कातना है, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों का संचालन करना है, विदेशी माल के बजाय स्वदेशी को अपनाना है। तो इस प्रकार से ये जो असहयोग आंदोलन था इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में
अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे के जो वीडियो हैं उसमें हम सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।